Hello everyone. So in this session we'll be discussing the solutions of engineering services mains 2024 examination. I'll try to cover all the questions which are of particular subject. जो एक particular subject है सारे questions मैं एक साथ cover करूँगा. Solution of all the problems is being shared with you. अगर आपको नहीं मिले आप ये video sessions भी देख सकते हैं. Here we'll be discussing not only the solutions of the problem but also how to represent it. कैसे आपको सवालों को पढ़ना है, समझना है और वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है अपने सॉल्यूशन को सो दैट कि जो आपके मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा रहे, क्योंकि सब्जेक्टिव में मार्क्स डिपेंड कर जाता है एग्जामिनर के ऊपर आप कैसे अपने आंसर को रिपोर्ट करते हो. देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स. सो द फर्स्ट ऑफ द सब्जेक्ट आई विल बी टेकिंग इज फ्लूइड मैकेनिक्स. सो पहला सवाल बोल रहा है रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ 0.5 मीटर बाय 0.5 मीटर डायमेंशंस एंड वेइंग 500 न्यूटन slide down an inclined plane making an angle of 30 degree with the horizontal. The velocity of the plate is 1.75 meter per second. If the 2 mm gap between the plate and the inclined surface is filled with the lubricating oil, find the viscosity of the oil and express it in the unit of the poise as well as Newton second per meter square. पहले चैप्टर का सवाल है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. सिंपल सा सवाल है, इससे भारी सवाल कर रखे हैं हमने. विस्कोसिटी निकालनी है आपको ऑयल की. तो एक इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको दे रखा है 30 डिग्री का. इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेट पड़ी हुई है और जो गैप है प्लेन और प्लेट के बीच में वो है 2 mm का. फिर आपको ये हमारा फ्लूइड दे दिया, ये हमारा फ्लूइड है, दिस इज द फ्लूइड. ठीक है, अब बाकी चीज़ें हम लिखते हैं ग्रीन कलर से. क्या क्या दिया हुआ है इसका, वेट दिया हुआ है. वेट का एक कंपोनेंट होगा नॉर्मल, एक कंपोनेंट की वजह से ये स्लाइड कर रही है. फिर हमारा लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स और इसकी दे रखी है वेलोसिटी. वेलोसिटी इज आल्सो गिवन टू यू. सो वेलोसिटी दे रखी है प्लेट की 1.75 मीटर पर सेकेंड. W cos थीटा ये वाला कंपोनेंट है, W sin थीटा ये कंपोनेंट है, एंड दिस एंगल विल बी थीटा. ये वाला एंगल हमारा थीटा है. सो दीज आर द डायमेंशंस व्हिच आर गिवन टू यू. स्टार्ट करते हैं. आपकी जो प्लेट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है. सो वी विल से सिंस द प्लेट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, so since the plate is moving with constant velocity, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, प्लेट मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी प्लेट की. सो एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेट इन एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 0. क्योंकि मैंने एक्स डायरेक्शन बोल दिया तो एक्स और वाई भी मार्क करना पड़ेगा. ये लो एक्स और वाई मार्क करके दे दिया. तो एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो 0 होनी चाहिए. अगर एक्सेलरेशन 0 है तो जो फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में प्लेट के ऊपर, वो भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन 0 फोर्स भी 0. इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये हमारा है ड्रैग फोर्स, इसका मतलब ये हुआ कि W sin थीटा माइनस ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 0, यानी ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू W sin थीटा. ये तो इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम से आया. अब न्यूटन्स लॉ लगाएं. सो विल से फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, तो विल से फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, ये विस्कोसिटी वाला है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. हमारा जो ड्रैग फोर्स है इट इज इक्वल टू म्यू du by dy into area. So this is equal to drag force mu v minus 0. 0 मतलब जो इंक्लाइंड प्लेन पे वेलोसिटी है इसकी, लीनियर मानते हैं वेलोसिटी की वेरिएशन, डिवाइड बाय थिकनेस इनटू एरिया. सो म्यू ए वी बाय टी, ये हमारी हो गई दूसरी रिलेशनशिप. 1 और 2 को बराबर करो, आंसर आ गया. सो फ्रॉम 1 and 2 हमारी म्यू ए वी बाय टी इज इक्वल टू W sin थीटा. चाहता क्या है हमसे, विस्कोसिटी. तो बोलेंगे दिस इज इक्वल टू W sin थीटा इंटू टी अपॉन ए इंटू वी. पेज ऐड किया तो हमारा म्यू हुआ W 500 साइन 30, थिकनेस है हमारी 2 mm, कन्वर्टेड इनटू मीटर, so converted into meter,
देन एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया है हमारे 0.4 का, सॉरी 0.5 का होल स्क्वायर, और वेलोसिटी दे रखी है आपको 1.75 मीटर पर सेकेंड। सो ये हमारी विस्कोसिटी निकल के आती है 1.143 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 11.43 बॉयज। So 1 Newton second per meter square is equal to 0.1 points. 0.1 उल्टा लिख दिया, so 10 points. 1 points is equal to 0.1 Newton second per meter square. तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, तो ये हमारा पहला रिजल्ट आ गया। नोट कर लो। चलो अगले सवाल पे आते हैं। विल कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल रही है हाइड्रोलिक मशीन्स का सवाल। A hydraulic turbine has an output of 6600 kilowatt when it works under a head of 25 meter and runs at 100 rpm. What is the type of turbine? अच्छा कैसी टर्बाइन है, पहली चीज। दूसरा, what would be its speed and what power will it develop when working under a head of 16 मीटर। तो इसने हेड चेंज कर दिया, 25 मीटर की जगह 16 मीटर कर दिया। पावर और स्पीड पूछी हुई है इसने। पावर दे रखी है पहले आपको 6600, पावर इज गिवन टू यू, हेड इज गिवन टू यू, और स्पीड आपको दे रखी है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम इसकी स्पेसिफिक स्पीड निकाल सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट दी स्पेसिफिक स्पीड, और जैसे ही स्पेसिफिक स्पीड निकल के आ जाएगी उससे हम क्या कंपेयर कर सकते हैं, फ्रांसिस टर्बाइन निकाल सकते हैं, या पेल्टन टर्बाइन है, या कैप्लन टर्बाइन है, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस वी कैन एनालाइज एज पर द रेंज ऑफ द स्पेसिफिक स्पीड। तो जैसी रेंज होगी वैसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे स्पेसिफिक स्पीड। तो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन जो भी गिवन है आपको, n स्क्वायर रूट ऑफ p h 5 की पावर h की पावर 5/4, स्पीड दे रखी है आपको 100, पावर दे रखी है आपको 6600, और हेड दे रखा है आपको 25, 5/4। यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू आती है 145.4। सो दिस इज द स्पेसिफिक स्पीड। अब जैसे ये स्पेसिफिक स्पीड निकल के आ गई, as soon as the specific speed is computed, from here what conclusion can you draw? जैसे ये स्पेसिफिक स्पीड निकल के आ गई, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि टरबाइन कौन सी है। कैलकुलेट दी इस टाइप ऑफ टरबाइन। तो हमारी जो स्पेसिफिक स्पीड है उसकी रेंज क्या चल रही होती है, स्टैंडर्ड लिमिट या स्टैंडर्ड लिमिट डायरेक्टली लगा सकते हो। तो मैं जो है वो तो बता ही दूंगा आपको। तो किसकी चल रही है ये, ऑपरेटिंग हेड से भी निकाल सकते हो। यू कैन कैलकुलेट दिस। ये फ्रांसिस टरबाइन निकल के आ रही है क्योंकि 60 से ऊपर चली गई ना वैल्यू, सो इट इज मोर देन 60। सो वील से since ns is in the range of 60 to 300, टर्बाइन कौन सी हो गई हमारी, फ्रांसिस। अच्छा 10 से लेके 35 के बीच में होती तो ये पेल्टन होता। अगर हमारी 35 से लेके 60 के बीच में होती तो पेल्टन व्हील टर्बाइन निकल के आ जाती।
ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर मल्टीपल जेट्स होते हैं उसके अंदर तो, इफ इट हैज मल्टीपल जेट्स, तो अभी के लिए क्या है ये, कैप्लन के लिए इट इज मोर देन 300, फॉर कैप्लन इज मोर देन 300, पर अभी के लिए कितनी दे रखी है, अभी के लिए आपको दे रखी है 60 से लेकर 300 के बीच में, यानी कौन सी टर्बाइन बन गई हमारी, हमारी बन गई फ्रांसिस टर्बाइन। और जैसे ही फ्रांसिस टर्बाइन बन गई, पहला पार्ट हमारा खत्म हुआ, इसको हम बोल देते हैं सिंस। स्पेलिंग थोड़ी सही बन रही थी। अब ये क्या बोल रहा है, अब इसकी स्पीड निकालो जब हेड चेंज कर रहा है। सो सो विल से पहला पार्ट, दूसरा पार्ट विल से फ्रॉम सिमिलैरिटी मॉडल, so from similarity model analysis, हमारी जो स्पेसिफिक स्पीड है बाय स्क्वायर रूट ऑफ एच, ये कांस्टेंट है, सो दिस इज कांस्टेंट। इसका मतलब n1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ h1 इज इक्वल टू n2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ h2। तो हमें क्या निकालना है, n2 निकालना है, इट इज इक्वल टू n1 स्क्वायर रूट ऑफ h2 बाय h1। n1 हमारी कितनी दे रखी है, 100, जैसे 16/25 यानी 4/5, तो हमारे n2 की वैल्यू आ गई 100 इंटू 4/5। सो n2 की वैल्यू आ गई 100 इंटू 4/5, 80 RPM। क्रॉस चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन। उसी तरीके से ऑल्सो p अपॉन h की पावर 3/2 इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। सो p अपॉन h की पावर 3/2 इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। पेज ऐड किया तो बोलेंगे p1 अपॉन h1 रेज टू द पावर 3/2 is equal to P2 upon H2 raised to the power 3/2। हमें चाहिए P2, this is P1, H2 by H1 raised to the power 3/2। तो इसका मतलब पावर थी हमारी 6600 और हमारा हेड कर दिया 16, ये हो गई 25 raised to the power 3/2। when we solve it comes out to be 3380 किलोवाट अप्रोक्सीमेटली, ये रिजल्ट निकल के आ जाता है। तो हेड के बदलने से पावर कैलकुलेट कर लिया। नोटेड, नोटेड। तो अब चलते हैं अगले सवाल पे, सॉरी सिंपल सवाल था। तो सारी प्रोफाइल कवर की है, एफएम भी पूछ लिया, मशीन से भी पूछ ली, ये हाइड्रोलिक जंप आ गया मतलब ओपन चैनल फ्लो। सो सेकंड B1 क्या है, फॉर अ हाइड्रोलिक जंप इन अ रेक्टेंगुलर चैनल द वेलोसिटी एंड द डेप्थ आफ्टर द जंप आर नोन। जंप के बाद वेलोसिटी बता रखी है, जंप के बाद आपको डेप्थ बता रखी है। सो 0.8 से लेके 1.75 मीटर रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द डेप्थ बिफोर जंप, एनर्जी लॉस एंड पावर, यानी सारी चीजें पूछी हुई है हाइड्रोलिक जंप की आपको। सो ठीक है, सो वेलोसिटी दे रखी है, फ्राउड्स नंबर निकाल सकते हैं। सो फ्राउड्स नंबर FR2, सो V2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ GY2, V2 है हमारी 0.8 स्क्वायर रूट ऑफ 9.81, Y2 है हमारा 1.75 मीटर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, 0.193 मीटर, वैल्यू कितनी आ रही है, लेस देन 1। सो ओके, तो जंप तो बनेगी, हाउएवर सवाल जंप का ही हमारा। सो ऑल्टरनेट डेप्थ रेशियो, सो यूजिंग डेप्थ रेशियो, सो ऑल्टरनेट डेप्थ रेशियो की वैल्यू यूज करें, y1 by y2 इज इक्वल टू हाफ -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस FR2 का होल स्क्वायर इंटू 8, वैल्यू पुट करी। सो y1 इज इक्वल टू 1.75 इंटू 1/2 -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस
0.193 का होल स्क्वायर इंटू 8। यहाँ से y1 कैलकुलेट कर लिया। सो फ्रॉम हेयर दी y1 इज कैलकुलेटेड। y1 निकाल लो, y1 यहाँ से निकल के आती है 0.12 मीटर। ये हुआ हमारा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 का होल क्यूब डिवाइड बाय 4y1/2। ये हमारी एनर्जी लॉस है, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। सो y2 माइनस y1 1.75 माइनस 0.12 का होल क्यूब डिवाइड बाय 4y1/2 1.75 इंटू 0.12। इसको सॉल्व करते हैं, हमारी एनर्जी लॉस निकल के आ जाती है 5.16 मीटर। ये दूसरा पार्ट हो गया। दूसरा है पावर डेसिपेटेड पर मीटर विड्थ। सो पावर डेसिपेटेड पर मीटर विड्थ, तो पावर डेसिपेटेड निकालनी है आपको। थर्ड पार्ट, स्लाइड ऐड करिए। सो पावर डेसिपेटेड पर मीटर विड्थ, so power dissipated per meter width, this is gamma q loss of energy। यूनिट वेट है ये फ्लूइड का, q यानी डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ निकालनी पड़ेगी। एनर्जी लॉस तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। सो विल से फॉर q, q हमारी कितनी होती है? q होती है हमारी y1 y2 y1 प्लस y2। सो g इंटू y1 y2 इंटू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 रेज टू द पावर 1/2। ये कहाँ से निकाला एक्सप्रेशन? 2q स्क्वायर बाय g इज इक्वल टू y1 y2 इंटू y1 प्लस y2। वैल्यू पुट करो 9.81। सो डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ निकाल लेंगे यहाँ से। 9.81 1.75 देन 0.12 1.75 प्लस 0.12 डिवाइड बाय 2। सो डिवाइड बाय 2 रेज टू द पावर 1/2। Discharge per unit width is equal to 1.39 meter cube per second per meter. So power dissipated per unit width will be 9810 into 1.39 into loss of energy 5.16. So it comes out to be 70225 watts. This is the power dissipated. ये हमारी power dissipate हुई है। ये हमारा तीसरा सवाल था। नोट कर लो। और ये भी 10-10 15-15 नंबर के सवाल पूछे हुए हैं। तो कहने का मतलब है सिंपल एक्सप्रेशन बेस्ड सवाल है और डायरेक्ट आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे इसके अंदर। डायरेक्टली यू बी एबल टू सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम्स। सिंपल सवाल था, ज़्यादा कोई भारी चीज़ें नहीं थी। ड्रैग और लिफ्ट, ये तो अभी हमारे क्लास में भी चल रही है। ड्रैग लिफ्ट तो आखिरी टॉपिक है और मेरे ख्याल से नोट्स में से उठा हुआ सवाल है, बस वैल्यूज चेंज है। डायरेक्टली आप नोट्स में चेक करोगे मिल जाएगा ये सवाल। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। So a kite weighing 12.26 Newton has an effective area of 0.9 meter square. The tension in the kite string is 32.37 when the string makes an angle of 45 degree with the horizontal. For a wind of 32 km per hour, what are the coefficient of lift and drag if the kite assumes an angle of 8 degree with the horizontal? Okay. Take specific weight of air. यानी डेंसिटी दे रखी है एयर की, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे को दे रखी है काइट, एरिया दे रखा है काइट का, और the strings make an angle of 45 degree with the horizontal। इसको उड़ा रहे हैं हम स्ट्रिंग से, ये हमारी स्ट्रिंग है। सो दिस इज द स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग कुछ एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। ये हमारी डैश लाइन है। एक मिनट, डैश लाइन सेलेक्ट नहीं हुई। अच्छा, पतली सी लाइन है, ये सेलेक्ट हो गई, ठीक है।
ये हमारी स्ट्रिंग है, इसमें है टेंशन, स्ट्रिंग में है टेंशन। कितना एंगल बना रही है ये? 45 डिग्री का एंगल बना रही है। काइट का वेट लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो काइट का वेट लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन टू यू। तो ये सारी जानकारी हमारे को सवाल में दे रखी है। पूछा क्या है इसके अंदर? कोफिशिएंट्स पूछे हुए हैं। वेलोसिटी दे रखी है विंड की, कितनी? 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द विंड इज आल्सो गिवन टू यू। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द काइट विद द हॉरिजॉन्टल कितनी है? सो काइट कितना एंगल बना रही है? 8 डिग्री का एंगल बना रही है। सो हॉरिजॉन्टल के साथ काइट का जो एंगल है वो 8 डिग्री का है, और स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो काइट जो एंगल बना रही है वो 8 डिग्री का बना रही है। सो दिस एंगल इज 8 डिग्री, ये एंगल 8 डिग्री का है। चलो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। सॉल्यूशन। अब ड्रैग फोर्स किसके बराबर होगी? हाफ कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग डेंसिटी एरिया इनटू वी स्क्वायर। सी डी हमारी कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है। अब हमारा ड्रैग फोर्स किसके बराबर होगा? ये इक्विलिब्रियम में दे रखी है आपको। अच्छा, फोर्सेस भी तो दिखाने हैं आपको। तो इसके ऊपर फोर्सेस, ये हमारा ड्रैग फोर्स। तो बोलेंगे नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज 0, तो फिर एक्स और वाई बना के देना पड़ेगा। ये हमारा एक्स और वाई है, एक्स और वाई। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा जो ड्रैग फोर्स है ये किसके बराबर हुआ? टी कॉस 45 डिग्री के बराबर हुआ। ये हमारी पहली रिलेशन, ये हमारी हुई दूसरी रिलेशन। इसका मतलब हाफ कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग डेंसिटी एरिया इनटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी कॉस 45 डिग्री। ठीक है भैया, तो हाफ कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग इनटू 11.801 न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब डेंसिटी चाहिए, डिवाइड कर दिया 9.81 से। एरिया कितना है हमारा? 0.9। वेलोसिटी 32 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से मल्टीप्लाई किया मीटर पर सेकंड के लिए, इज इक्वल टू टेंशन कितनी है? 32.37 इंटू कॉस 45 डिग्री। इसको सॉल्व किया, हमारा कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग आ गया 0.535। उसी तरीके से लिफ्ट फोर्स, अगर हम बात करें लिफ्ट फोर्स की, ये हमारा लिफ्ट फोर्स है। सो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन में ऑल्सो भी 0। नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में 0 है, इसका मतलब लिफ्ट फोर्स किसके बराबर है हमारी? लिफ्ट फोर्स है हमारी टी साइन 45 डिग्री प्लस जो वेट है। सो टी साइन 45 डिग्री प्लस जो वेट है। ठीक है, और ये हमारी पहली रिलेशनशिप। तो इक्वेशन 3 विल ऑल्सो से जो लिफ्ट फोर्स है वो किसके बराबर होगा? हाफ कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट इंटू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वी स्क्वायर। ये हमारी चौथी इक्वेशन है। तो दिस इज अवर फोर्थ इक्वेशन। एज ऐड किया, we'll say from 3 and 4 what conclusion we draw? Half coefficient of lift density area into v square is equal to t sine 45 degree plus w. So half coefficient of lift into 11.801 upon 9.81 into 0.9 into 32 into 5/18 का होल स्क्वायर। टेंशन थी हमारी 32.37 इंटू साइन 45, और वेट आपको दे रखा है पतंग का 12.26। सो 12.26 यहाँ से सॉल्व किया, कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट आ गया 0.822। सो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग भी निकाल लिया, कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट भी निकाल लिया। सो बोथ वी हैव कैलकुलेटेड, दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली। बोथ द पैरामीटर्स आर कैलकुलेटेड।
आखिरी सवाल पे आते हैं. सो दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम. क्या है? डायमेंशनल एनालिसिस का है. सो प्रॉब्लम सेज 1.25 meter diameter pipe has to be provided to convey oil of specific gravity 0.85, kinematic viscosity of 2.75 centistrokes at a velocity of 1.25 meter per second in order to model the flow of 120 mm diameter pipe which is used to convey the water of kinematic viscosity. Viscosity change कर दी इसने, 1 centi stroke कर दी. What should be the velocity and discharge of this model? ठीक है, तो पाइप में फ्लो हो रहा है, किसको यूज करेंगे? रेनॉल्ड्स. So we'll say for pipe flow, Reynolds model law is used. Reynolds model law is used. Reynolds model law को use किया. तो Reynolds number of the prototype is equal to Reynolds number of the model. So Vd by nu kinematic viscosity of the prototype is equal to Vd by mu of the model. Velocity कितनी है? Velocity है हमारी 1.25. Diameter कितना है? ये भी 1.25. Kinematic viscosity कितनी है? 2.75. और वेलोसिटी पूछी है इसने आपसे मॉडल की. डायमीटर कितना दे रखा है? 120 mm. mm को कन्वर्ट किया मीटर में, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखी है 1 सेंटीस्को. वेलोसिटी निकाल लो मॉडल की. सो इट कम्स आउट टू बी 4.736 मीटर पर सेकेंड. पहला पार्ट. दूसरे पार्ट में क्या पूछा हुआ? डिस्चार्ज. बहुत ही सिंपल. वेलोसिटी ऑफ द मॉडल इनटू एरिया ऑफ द. वेलोसिटी है 4.736. एरिया कितना हो जाएगा? पाई डी स्क्वायर बाय 4. सो 4.736 इंटू पाई. डायमीटर कितना है? 0.12 स्क्वायर बाय 4. सो इट कम्स आउट टू बी 0.05. so 0.0536. आपसे पूछा है कि इसके अंदर कोई यूनिट नहीं बताई, मीटर क्यूब पर सेकेंड. सो 0.0536. सो ये वेलोसिटी और डिस्चार्ज आ गई. तो आई होप सारे सवाल आपको आसान लगे होंगे. ऑल दी प्रॉब्लम्स आर वेरी सिंपल. ये तो एफएम में तो पूरा स्कोर करना चाहिए था. बाकी के जो सॉल्यूशंस है वो ग्रेजुअली आई विल बी अपलोडिंग. थैंक यू एवरीवन.